हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी का जो पार्ट सी डिस्कस कर रहे थे, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड। उसके दो सेक्शंस अभी बचे हैं, 85 और 86। कोशिश करेंगे कि आज ये दोनों ही सेक्शन हम कंप्लीट कर लें। इससे पहले सेक्शन 82, 83 और 84 हम डिस्कस कर चुके हैं। 82 ने बात करी थी प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग से रिलेटेड। 83 आपका था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 84 आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट से रिलेटेड था। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेक्शन 85 की, जो बात करता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। मतलब किस कंडीशन में अटैच्ड प्रॉपर्टी को रीसेल किया जा सकता है, को सेल किया जा सकता है, किस कंडीशन में उसको रिलीज़ किया जा सकता है और किस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया जा सकता है आपका जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसके ज़रिए। तो ये सेक्शन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम आपका सेक्शन 86 को पढ़ेंगे, जो बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। कि अगर मान लीजिए अटैच प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन डाली गई है आपका प्रोक्लेम्ड पर्सन के ज़रिए, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आपका सेक्शन 85 की तरफ, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सेक्शन 80। तो ये देखिए सेक्शन 85 आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से आपका बेयर एक्ट में आपका लिखा है। तो सेक्शन 85 जो है इसके 3 सब सेक्शंस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फाइन। तो सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1 बात करता है कि इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपियर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। तो ये कहता है, ये आपका जो सबसेक्शन है ये बात कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, प्रोक्लेम्ड पर्सन अगर आपका स्पेसिफाइड जो प्रोक्लेमेशन में जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, प्रोक्लेमेशन जो उस पर्सन के अगेंस्ट इशू किया था, अगर मान लीजिए कि वो पर्सन उस टाइम पीरियड के अंदर ही क्या होता है, कोर्ट में अपेयर हो जाता है, तो उस केस में जो कोर्ट है इट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है उसको क्या करना होगा, उसको जो भी उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उसको रिलीज़ करने वाला ऑर्डर इशू करना होगा। ये तो मैंने आपको बेयर एक्ट से समझाया। आप देख लेते हैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या लिख सकते हैं। It states that if the individual subject to the proclamation voluntarily presents themselves during the specified period, the court shall release the attached property by passing an order. तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, तो वो अगर आपका वॉलंटरीली मतलब अपने आप अपनी मर्ज़ी से अगर वो इस पर जो प्रोक्लेमेशन में जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया था उसके अंडर ही वो क्या करता है, अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है, तो उस केस में अगर उस पर्सन की, प्रोक्लेम्ड पर्सन की अगर कोई क्या कहते हैं, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है ना, तो उस केस में कोर्ट को एक ऑर्डर रिलीज़ करना होगा, एक ऑर्डर रिलीज़ करना होगा जिसमें मेंशन होगा कि वो जो अटैच प्रॉपर्टी है उसको रिलीज़ करने का ऑर्डर होगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 85 ऑफ CRPC, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, व्हेन अ पर्सन इज प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर दे मस्ट अपेयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर। कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस करने से पहले क्या होता है, उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है, घोषणा, मतलब एक आपको बोलते नहीं है, एक घोषणा इशू की जाती है। तो अगर वो पर्सन जो भी प्रोक्लेमेशन ऑर्डर में जो भी टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, जनरली क्या होता है कि जब आपका प्रोक्लेमेशन इशू होता है
तो उसके 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 बाद कम से कम 30 दिन का टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड के दौरान अगर वो अपने आप को कोर्ट में पेश कर लेता है तो उनको कोर्ट के मतलब जब वो अपने आप को जैसे कोर्ट में पेश करता है ना, तो उस केस में आपका कोर्ट के पास में अथॉरिटी होती है कि उसकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट अटैचमेंट ऑर्डर रिलीज़ किया गया है तो वो उसको उसको उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज़ करते हुए ऑर्डर निकाले। ये तो था आपका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 85। अब बात करता है सबसेक्शन 2 क्या बात करता है। इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपेयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। पहला सबसेक्शन तो बोल रहा था कि अगर वो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है अगर वो टाइम पीरियड में अपेयर हो जाता है तब क्या होगा, है ना। अब ये जो सबसेक्शन 2 है वो ये बात कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोक्लेम पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, अगर वो प्रोक्लेमेशन में जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उस टाइम पीरियड में कोर्ट में अपेयर नहीं होता है तो उस केस में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच की है कोर्ट ने तो उस प्रॉपर्टी के साथ में क्या होगा, वो आपका सबसेक्शन 2 कहता है। तो कहता है कि इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपेयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, कि अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन प्रोक्लेमेशन नोटिस में जो टाइम स्पेसिफाइड किया गया है उसके उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, अपनी पेशी नहीं देता है, उस केस में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच करी है कोर्ट ने तो इट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो फिर प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, कौन रखेगा उसे अपने पास में, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा फिर उस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के ऊपर। फाइन। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section। तो ये क्या कहता है कि प्रॉपर्टी अगर पर्सन जो है वो प्रोक्लेमेशन नोटिस में जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड किया गया था उसके दौरान अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है, अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है कोर्ट में और उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है तो उसके डिस्पोजल का राइट किसके पास चले जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। पर यहाँ पर भी क्या कंडीशन है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो भी उस प्रॉपर्टी को तब तक डिस्पोज नहीं कर सकती है या कह सकते हैं कि बेच नहीं सकती उस प्रॉपर्टी को जब तक 6 महीने का टाइम ना बीत जाए। मतलब जो अटैचमेंट डेट ऑफ अटैचमेंट है ना, डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 महीने का जो 6 मंथ्स का जो पीरियड है ना, 6 महीने के पीरियड से पहले जो ये स्टेट गवर्नमेंट है इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती है, सेल नहीं कर सकती है। फाइन। साथ ही साथ में और दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो कह दिया कि डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 महीने के पीरियड के दौरान मतलब वो नहीं बेच सकती है, क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं बेच सकती। और दूसरी कंडीशन क्या है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन लगा है, ठीक है ना, और उसका केस चल रहा है, तो जब तक ये क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो मैटर, ठीक है ना, क्लेम और ऑब्जेक्शन का जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक भी स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर सकती। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है या आप कह सकते हैं कि अब जिसका कंट्रोल है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो एक कंडीशन में आपका इस प्रॉपर्टी को, एक नहीं 2 कंडीशन दे रखी हैं, 2 कंडीशन के अंडर क्या कर सकती है, इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। एक तो अगर मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है ना उसमें स्पीडी और नेचुरल डिके हो रहा हो, मतलब प्रॉपर्टी का नेचर इस तरीके का हो कि जो जल्दी ख़राब हो रही है, ठीक है ना, मतलब बहुत तेज़ी से जिसमें ख़राबी हो रही है। और दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचना ही ओनर, जो इसका ओनर है, उसके बेनिफिट के लिए है तो भी उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इन आइदर ऑफ दीज केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड वेन एवर इट थिंक्स फिट। तो 2 कंडीशंस दे रखी हैं कि जिसके अंडर कोर्ट आपका उसे सेल कर सकता है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए, It deals with the situation when a proclaimed person fails to appear within the specified time in the proclamation। मतलब प्रोक्लेमेशन नोटिस में जो टाइम स्पेसिफाइड किया था जब वो प्रोक्लेम्ड पर्सन उस दौरान क्या बोलते हैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, अपनी अपीयरेंस शो नहीं करता है,
तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है उसकी बात करिए कि व्हेन अ पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड, जब किसी पर्सन को क्या कहते हैं आपका जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, जो मतलब जिसका अरेस्ट होना ज़रूरी है एज एन क्रिमिनल, doesn't show up within the specified time, their attached property became the state government's responsibility. तो उनकी जो अगर मान लो इस केस में जब वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो उस केस में जो उसकी अटैच प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड अंटिल 6 months हैव पास सिंस द डेट ऑफ अटैचमेंट. ठीक है ना. एंड एनी क्लेम्स और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84 हैज़ बीन रिजॉल्व. तो ये प्रॉपर्टी कब तक, ये स्टेट गवर्नमेंट कब तक नहीं बेच सकती, जब तक कि डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 महीने का टाइम पीरियड ना गुजर जाए, या फिर अगर उस प्रॉपर्टी में कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन लगाए तो सेक्शन 84 के अंडर जब तक कि वो मैटर रिजॉल्व ना हो जाए. और किस कंडीशन में वो बेच सकती है कि इफ़ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू रैपिड डिके और कोर्ट बिलीव दैट सेलिंग इट बेनिफिट्स द ओनर, द कोर्ट कैन सेल इट अर्लियर. तो कोर्ट कब इसे जल्दी बेच सकती है कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर ऐसा है कि वो उसमें बहुत जल्दी ख़राबी आ रही है या डीके हो रही है, प्रॉपर्टी डीके हो रही है, और उसको ऐसा लगे कि इसको बेचना ही जो है वो ओनर के बेनिफिट के लिए है, तो उस कंडीशन में कोर्ट उसको सेल कर सकती है. फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 85 का सबसेक्शन 3. तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है आपका. सबसेक्शन 3 का ये आपकी BER Act की लैंग्वेज है, इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं. इफ़ within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of proclamation as to enable him to attend within the time specified therein. Such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying thereof all costs incurred in consequences of the attachment, be delivered to him. तो अभी देखो, अब यहाँ पर किसकी एक तो पहले बात आई थी कि जब पर्सन जो है सबसेक्शन 1 में हमने बात करी थी कि सब पर्सन जो है प्रोक्लेमेशन नोटिस में जो पीरियड मेंशन किया है उसके दौरान प्रेजेंट हो जाता है, तब क्या कंडीशन होगी उसकी अटैच प्रॉपर्टी के साथ में. सबसेक्शन 2 ने बात की थी कि जब प्रोक्लेमेशन नोटिस में आपका जो पर्सन है वो उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं करता है, तब उसके साथ में उसकी प्रॉपर्टी के साथ में क्या होगा, वो सबसेक्शन 2 में बात करिए. और सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है जो आपका प्रोक्लेमेशन नोटिस इशू किया है पर्सन के नाम का, ठीक है ना, उसके 2 साल के अंदर तक कोई पर्सन अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है तो वो क्या एक्शन ले सकता है. तो दिस सेक्शन डील्स विद द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. तो ये आपका सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि इफ़ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन अटैच्ड, द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड हैज़ अ 2-year विंडो फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट टू टेक सर्टेन एक्शंस. तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्टेड हुई है, मतलब यह कह सकते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अटैच की गई है, उस पर्सन के पास में 2 साल का टाइम पीरियड होता है. कि 2 साल का टाइम पीरियड कब से, जो डेट ऑफ अटैचमेंट है ना, डेट ऑफ अटैचमेंट से 2 साल तक का टाइम पीरियड होता है कि वो कोई एक्शन लेके आ सकता है. फाइन. तो अगर मान लीजिए इस 2 साल के अंदर पर्सन जो है वो वॉलंटरली अपने आप कोर्ट में अपेयर होता है, या फिर किसी तरीके से उसको बोलते हैं पकड़ के लाया जाता है कोर्ट में, तो उस केस में क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे. तो ये यहाँ पर क्या केस है कि अगर मान लीजिए पर्सन जो है
जो वॉलंटरी कोर्ट में अपेयर हो रहा है ना, जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है और जो कि आप किसके उसमें है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके अगर मान लीजिए वो अपने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, या हम कह सकते हैं कि जो डेट ऑफ अटैचमेंट, उसकी प्रॉपर्टी जब अटैच की गई थी उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर वो वॉलंटरीली या किसी भी तरीके से अगर कोर्ट में पेश होता है और वो ये प्रूव करता है कोर्ट को, मतलब कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने में सफल हो जाता है कि भाई क्या बोलते हैं, वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अरेस्ट से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, या फिर वो कह सकता है कि उसको प्रोक्लेमेशन का जो जो प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया था या प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं थी। अगर वो ये सारी चीज़ों के प्रति जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब कोर्ट उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो कुछ सफिशिएंट प्रूफ दे देता है कि भाई मुझे तो जो प्रोक्लेमेशन नोटिस था उसके बारे में पता ही नहीं था, या वो कह सकता है कि भाई मैं तो वारंट ऑफ अरेस्ट से बचने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर वो प्रूव कर देता है तो उसके बाद में कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन लेगा। फाइन। तो अगर कोर्ट उसकी बातों से, उसकी स्टेटमेंट से, या जो भी वो प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट क्या डिसीजन ले सकता है कि जो प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो है वो उसको डिलीवर मतलब डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी और इट्स नेट प्रोसीड्स इफ सोल्ड शैल बी डिलीवर्ड टू देम आफ्टर कवरिंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द अटैचमेंट। तो बेसिकली क्या होगा उस केस में, उस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है कि अगर प्रॉपर्टी, देखिए अगर प्रॉपर्टी जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है ना, अगर वो बिक गई है, अगर अटैच प्रॉपर्टी जो है वो बिक गई है, अगर वो बिक गई है तो उसके जो भी आपके मतलब जो भी बेचने से जो भी उसका प्रोसीड्स होंगे, जो भी बेचने से उसको जो भी अमाउंट मिला है, जो भी चीज़ मिली है उसको बेचने से, वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया है तो वो प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी। पर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर ना जो भी मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी बेच दी गई है और उसके प्रॉपर्टी को बेचने से मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए मिले, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए मिले मान लीजिए प्रॉपर्टी को बेचने से, तो अगर मान लीजिए कि ये जो 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़ रुपीज़ जो है ना, ये पूरे का पूरा उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, पूरे का पूरा जो है वो आपका उस पर्सन को, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन था उसको नहीं दिया जाएगा। उसमें से क्या चीज़ माइनस कर दिया जाएगा कि उस अटैचमेंट से, ठीक है ना, उस अटैचमेंट की वजह से जो भी आपका बोलते हैं ना कोर्ट का या जो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा हुआ है उसको माइनस करने के बाद में उसका अमाउंट दिया जाएगा। मान लीजिए इसको रख रखाव में, या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की वजह से जो भी खर्चा, मान लीजिए कि उसमें 5 लाख का खर्चा हुआ, तो ये 5 लाख उसमें से डिडक्ट करने के बाद में जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट होगा वो उसे दे दिया जाएगा। ठीक है ना, सिंपलर टर्म्स में क्या कहेंगे, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी दैट वाज प्रीवियसली अटैच्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट if the affected person can prove that they did not intentionally evade the legal process and were unaware of the notice। तो यहाँ पर ये जो आपका, तो सिंपलर टर्म्स में क्या कहेंगे कि ये जो सेक्शन है वो एक तरीके से आपका वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है उस प्रॉपर्टी, अटैच प्रॉपर्टी के रिटर्न के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है या कोर्ट के ज़रिए आपका अटैच कर दी गई थी और जिस पे आप स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। पर ये कब होगा कि जब अफेक्टेड पर्सन ये प्रूव कर देगा कि उसने इंटेंशनली जो है किसी भी लीगल प्रोसेस से बचने की कोशिश नहीं की, और साथ ही साथ में ये भी प्रूव कर देगा कि जो नोटिस उसके अगेंस्ट इशू किया गया था वो उससे टोटली अनअवेयर था, उसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा सेक्शन 85 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 86 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है 82 से लेकर 86 तक वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर 6 का जो पार्ट डी है जिसमें आपके अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस क्या बोलते हैं रहता है ना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन। तो अब 86 क्या कहता है, 86 बात कहता है कि अगर मान लीजिए ये जो रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तब कहाँ अपील की जा सकती है। तो एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 हु इज़ अग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूज़ल
to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeal ordinarily lies from the sentences of the first mentioned code. तो बेसिकली ये क्या कहता है, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो है, ठीक है ना, एनी पर्सन हु इज़ अग्रीव्ड, ठीक है ना, ऑफ एनी रिफ्यूज़ल टू डिलीवर प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स ऑफ द सेल हैज़ द राइट टू अपील. मतलब अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर करने से, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी डिलीवर करने से रिफ्यूज़ किया जाता है, मतलब मना कर दिया जाता है, या फिर अगर उसकी प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी अमाउंट मिला है वो देने से मना किया जाता है, तो उसके पास में अपील, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का राइट होता है. दे कैन अपील टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाइज फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोड. तो बेसिकली वो कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे हायर जो कोर्ट होगा ना, ठीक है ना, उससे हायर जो कोर्ट होगा उसमें आपका अपील कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो आपके अपीलेंट कोर्ट होते हैं ना, जो भी आपका जो कोर्ट है ना उसका कोई ना कोई आपका अपीलेंट कोर्ट भी होगा कि उसके अगेंस्ट अपील कहाँ की जा सकती है, तो वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है. तो सिंपल टर्म्स में, इफ समवंस प्रॉपर्टी और इस प्रोसीड्स हैव बीन विदहेल्ड, अगर किसी की प्रॉपर्टी या उसके जो प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी अमाउंट मिला है या जो भी चीज़ मिली है, ठीक है ना, उसको अगर उसको क्या कहा जाता है, अपने पास मतलब उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इस डिसीज़न को चैलेंज कर सकता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट में, मतलब उससे हायर कोर्ट में वो इस डिसीज़न को चैलेंज कर सकता है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है सेक्शन 85 एंड 86 कंप्लीट. तो ये हमारा प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. बट उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें.